हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इस यूनिट का पार्ट नंबर 1 हैगा, जिसके अंदर हम आज इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस यूनिट के अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो बता देता हूं मैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ऑडिट, ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, रोटेशन एंड रिमूवल, सेक्रेटरियल ऑडिट, वाइंडिंग अप, कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इतना कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड की। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर शेयर होल्डर विच इज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि मेंबर या शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की, उसके अंदर ये डिक्लेयर करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी। जो ये डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस चीज पर डिपेंड करता है। If no profit is made or nothing is available for distribution, then there will be no declaration of dividend। क्या बोला है? अगर कंपनी का किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, उसे डिविडेंड नहीं देना पड़ता। तो ये बोला गया है। फिर इट इज द इम्प्लाइड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर डिविडेंड विच नीड नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला है? ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर होती है, इम्प्लाइड पावर होती है। मतलब इसे कहीं भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या नहीं करेगी। ना किसी मेमोरेंडम में देने की जरूरत है, ना ही किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देने की जरूरत है, कहीं देने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट करा है और वो चाहते हैं, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैगा प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम। जो डिविडेंड है वो सिर्फ कहां से पे करा जाएगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। बी, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, जो हमने पिछले प्रॉफिट इकट्ठे कर रखे हैं उनमें से दिया जा सकता है। मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर गारंटी गिवन इन रिलेशन टू डिविडेंड, या फिर गवर्नमेंट ने कोई मनी प्रोवाइड करी है गारंटी की फॉर्म में कि हाँ आप लोगों को ये हम पैसा दे रहे हैं, इसको इससे कंपनी को मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उन्हें डिविडेंड दे दो। तो फिर उन इन 3 जगहों से दिया जा सकता है डिविडेंड। पहला करंट ईयर के प्रॉफिट में से, दूसरा जो हमारे एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट है उसमें से, और तीसरा गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है तो उसमें से। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको रिजर्व में ट्रांसफर करनी होती है डिविडेंड देने से पहले। नेक्स्ट है, डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड ओनली फ्रॉम जनरल रिजर्व, नो डिविडेंड शैल पेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो डिविडेंड दिया जाएगा वो जनरल रिजर्व में से दिया जाना चाहिए, कोई भी कैपिटल से बना हुआ जो रिजर्व है उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट व्हेन द डिविडेंड वाज डिक्लेयर।
जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके 5 दिनों के अंदर अंदर जो जितना भी पैसा डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करा गया है वो सारा एक शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है एक अलग अकाउंट में। नेक्स्ट है डिविडेंड शुड बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर हमारे अकाउंट्स में मतलब बुक्स में रजिस्टर्स में रजिस्टर्ड हो रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड शुड बी पेड ओनली इन कैश थ्रू चेक और डिविडेंड वारंट और थ्रू एनी डिजिटल मोड। जो डिविडेंड पे करना है वो कैसे पे करना है, या तो कैश की फॉर्म में, या चेक की फॉर्म में, या डिविडेंड वारंट की फॉर्म में, या डिजिटल मोड में। इन्हीं मोड में ये डिविडेंड पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिविडेंड शेल बी पेड प्रोपोर्शनेटली बेसिस ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर। डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा, प्रोपोर्शन बेसिस पर कि जिसने जितने शेयर होल्ड करे हैं उसके बेसिस पर उसे उनके अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जाएगा जितना पर शेयर डिविडेंड होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड 30 दिनों के अंदर पे कर दिया जाना चाहिए जब से वो डिक्लेयर हुआ है उस डेट से। ये थी आपकी 8 प्रोविजन की डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या चीजें माननी होती हैं। नेक्स्ट है पेनल्टी इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू पे डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस केस में क्या पेनल्टी आती है। तो इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देन एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु नो अबाउट द डिफॉल्ट विल बी लायबल टू पे एटलीस्ट 1000 पर डे टिल द डिफॉल्ट एंड विल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। क्या बोला है, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिनों के अंदर तक डिविडेंड पे नहीं करती है तो जो भी डायरेक्टर जिसे पता होगा इस डिफॉल्ट के बारे में कि कंपनी पे नहीं कर पाई है और इन्वॉल्व होगा इस चीज में, उसे 1000 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा। कब तक, जब तक वो डिफॉल्ट पूरा नहीं हो जाता, मतलब डिविडेंड पे नहीं कर दिया जाता। उसके अलावा 2 साल तक की उसे जेल भी हो सकती है। फर्दर द कंपनी विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड अमाउंट। उसके बाद जो कंपनी है उसे डिफॉल्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है, मतलब जो डिविडेंड की अमाउंट जितने दिन हेल्ड करके रखी है उस पर 18% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना होता है जितने भी टाइम तक वो डिविडेंड लेट पे करा गया है। नेक्स्ट है अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। ये एक अकाउंट क्रिएट करना होता है कंपनी को। द प्रोविजन फॉर द डिविडेंड विच आर नॉट पेड नॉट क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 ऑफ कंपनी एक्ट। क्या बोला है, कुछ ऐसा डिविडेंड होता है जो या तो क्लेम नहीं करा या पे नहीं करा गया शेयर होल्डर को, चाहे किसी भी रीजन से हो, या तो शेयर होल्डर के जो रिकॉर्ड देंगे उसमें कोई मिस्टेक है, या वो शेयर होल्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्लेम होना रह गया। तो ऐसा जो डिविडेंड होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन दी गई है सेक्शन 124 में कंपनीज एक्ट के। पहली क्या है प्रोविजन, if the dividend has been declared by the company remain unpaid or unclaimed for 30 days from the date of declaration of such dividend, the company shall deposit the amount of unpaid unclaimed dividend in a separate account to be opened in scheduled bank for this purpose known as unpaid dividend account विद इन 7 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 30 days पीरियड। क्या बोला है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने जिनको देना था दे दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा डिविडेंड रह गया है जो क्लेम नहीं करा गया है या पे नहीं करा गया है। तो ऐसे डिविडेंड को कंपनी को क्या करना होता है, एक शेड्यूल बैंक के अंदर, मतलब बैंक के अंदर एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट के नाम का। उस अकाउंट में 7 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड पे डिपॉजिट करना होता है जो अनक्लेम रह गया है। मतलब 30 दिन का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद 7 दिन का टाइम मिलता है कि इस 7 दिन के बीच में जितना भी डिविडेंड बाकी रह गया है, जो क्लेम नहीं हुआ है या पे करना बाकी रह गया है, वो आपको उस अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है। सेकंड प्रोविजन है द कंपनी शेल प्रिपेयर अ डिटेल्ड स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अमाउंट ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। द स्टेटमेंट शेल कंटेन द नेम ऑफ शेयर होल्डर, देयर लास्ट नोन एड्रेस एंड द डिविडेंड टू बी पेड। कंपनी को वो अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करा गया है डिविडेंड का। उसके अलावा उसमें जो शेयर होल्डर है जिसका डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ है उसका नाम होगा, उसका लास्ट नोन एड्रेस, जो भी एड्रेस मेंशन होगा एड्रेस कंपनी के रजिस्टर्स में वो मेंशन होगा। उसके बाद कितना डिविडेंड पे करना है ये लिखा होगा। ये सारी चीजें एक रजिस्टर में मेंशन करनी है। दिस स्टेटमेंट शेल बी अपलोडेड ऑन कंपनीज वेबसाइट। जो ये स्टेटमेंट बनेगी इसे कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करा जाएगा, जो या फिर ऐसी वेबसाइट पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखी है वहां उसे अपलोड करना पड़ेगा। इन गिवन फॉर्मेट विद इन 90 डेज फ्रॉम ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर जब से आपने अमाउंट ट्रांसफर करी है अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, उसके 90 दिनों के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करके वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। थर्ड है
If the company has made any default in transferring the amount mentioned in subsection 1, it shall pay interest at the rate of 12% per annum from the date of default on the amount which is not transferred to unclaimed dividend account. क्या बोला है, जो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करनी है, अगर वो कंपनी ट्रांसफर नहीं कर पाती है तो कंपनी को उस अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा 12% पर एनम के अकॉर्डिंग. The interest accumulated thereon shall be used for the benefit of shareholder to whom dividend are not paid. और जो ये इंटरेस्ट दिया जाएगा उस इंटरेस्ट को कहाँ पर यूज किया जा सकता है, जिन शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं करा था उनके बेनिफिट के लिए उसका यूज किया जाएगा. नेक्स्ट है, एनी पर्सन हु क्लेम टू गेट द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू कंपनी इन ऑर्डर टू क्लेम द मनी ट्रांसफर्ड इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट. क्या बोला है, जिस भी पर्सन की वो अमाउंट बिलोंग करती है, अगर वो वापस आके क्लेम करता है तो उसे वो अमाउंट वापस कर दी जाएगी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में से. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन अनक्लेम्ड फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, the amount shall be transferred to amount and the interest accumulated thereon to investor education and protection fund. क्या बोला है, अब अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में भी कुछ ऐसी अमाउंट रह गई है जिसे क्लेम कर ही नहीं रहा है कोई. 7 साल हो गए, किसी ने क्लेम नहीं करा, जब से वो ट्रांसफर हुआ था तब से लेकर 7 साल हो गए. तो फिर उस अमाउंट को क्या करा जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. The detail of such transfer shall be sent to concerned authority of fund and the receipt shall obtain from the authority as a proof of such transfer. इसके बारे में जिस अथॉरिटी के अंदर ये IEPF आता है उसको बताना पड़ेगा और उससे रिसिट लेनी पड़ेगी कि हाँ इस कंपनी ने इतनी अमाउंट IEPF के अंदर ट्रांसफर करी है. नेक्स्ट है, द कंपनी शैल प्रोवाइड ऑल द डिटेल ऑफ शेयर्स फॉर विच द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड फॉर अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. कंपनी को उन सभी शेयर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब जिनकी अमाउंट IEPF में ट्रांसफर करी है उन शेयर्स के बारे में डिटेल भी देनी पड़ेगी कि हाँ इन शेयर्स की अमाउंट थी जो पहले अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में थी, अब उसे उठाकर कहां पर IEPF के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है. द क्लेमेंट ऑफ सच शेयर शैल बी अलाउड टू क्लेम देयर शेयर फ्रॉम IEPF फंड. क्या बोला है, अगर 7 साल के बाद वो क्लेमेंट आकर क्लेम करता है कि हाँ ये मेरे शेयर हैं, मुझे वापस दे दिए जाए, इसका जो भी पैसा है वो मेरे को दे दिया जाए, तो IEPF में से उसे वो अमाउंट वापस कर दी जाएगी. नेक्स्ट है, इफ अ कंपनी फेल्स टू फॉलो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन देन इट विल बी लायबल टू पे फाइन एट लीस्ट 5 लाख रुपीज extendable up to 25 lakh rupees and every officer of company who is related to default will be liable to pay a fine ranging from 1 lakh to 5 lakh. क्या बोला है, अगर कोई भी कंपनी ये जो प्रोविजन बताई है IEPF में ट्रांसफर करने वाली उसे कंप्लाई नहीं करती है तो फिर कंपनी के ऊपर 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर फाइन लग सकता है. ठीक है. तो ये थी आपकी डिविडेंड से रिलेटेड सारी प्रोविजन की. डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करा जाता है, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर होती है, सारी डिटेल ये आपको मिल गई. ठीक है. अब आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर के बारे में. तो ऑडिट इज रेफर टू अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू नो वेदर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द स्टेक होल्डर. ऑडिट क्या होता है, एक तरीके का ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है, चेकिंग होती है, रिव्यू होता है, जिसके अंदर क्या देखा जाता है, जो कंपनी की ट्रांजैक्शन है उनको चेक करा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जो कंपनी की ये ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब सही तरीके से जिस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए थी उस तरीके से बनाई गई हैं. जो जो चीजें मेंशन करी जानी चाहिए थी, जो जो अमाउंट ट्रांसफर करी गई है, क्या वो सही तरीके से करी गई है या नहीं करी गई, ये सारी चीजें देखी जाती हैं. उसी चीज को ऑडिट कहा जाता है. ऑडिट इज डन टू टेस्ट द क्लेम दैट द कंपनी मेक ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ दैट क्लेम. ऑडिट किस लिए करा जाता है, जो कंपनी क्लेम कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि हाँ हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये हमारे खर्चे हैं, ये रेवेन्यू है, उस चीज को टेस्ट करा जाता है ऑडिट के थ्रू कि कंपनी सही कर रही है या नहीं कर रही. ड्यू टू ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस द ऑडिट डन बाय एन इंडिपेंडेंट पार्टी. अब जो ऑडिट का ये प्रोसेस होता है इसमें इंडिविजुअल का जजमेंट होता है, उसके जजमेंट के बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाता है. तो
इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इस वजह से ये जो ऑडिट करा जाता है ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी कंडक्ट करती है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन ऑडिट नहीं करता है जो उस एंटिटी से ही बिलोंग करता हो। एंटिटी के बाहर का कोई एक क्वालिफाइड पर्सन आ गया, अभी आपको बताया जाएगा कौन करता है ऑडिट। तो वो क्वालिफाइड पर्सन ही ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो एंटिटी से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। Law governing appointment, qualification, removal, power of an auditor of company has been provided under various section of Companies Act. कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है क्या क्या चीजें कि ऑडिटर कौन होता है, कौन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसकी पावर क्या क्या है, उसे हटाया किस तरीके से जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। तो सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन ऑफ अ ऑडिटर की, एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। Qualification or eligibility for a person to be appointed as an auditor in a company has been stated in section 141 subsection 1 and 2. These are as follow. जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन है कि उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सेक्शन 142 141 सबसेक्शन 1 एंड 141 सबसेक्शन 2 के अंदर मेंशन करी गई है। सबसे पहली क्या है, ओनली अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एक कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट सीए होना चाहिए वही ऑडिटर बन सकता है कंपनी का। वेयर अ फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ओनली दोज मेंबर ऑफ फर्म हु आर चार्टेड अकाउंटेंट आर क्वालिफाइड टू सिग्नेटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एक इंडिविजुअल के अलावा एक फर्म या एलएलपी भी ऑडिटर बन सकती है, लेकिन उस केस में सिर्फ उस फर्म या एलएलपी के सिर्फ वही पार्टनर साइन कर सकते हैं ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हो। चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी पर्सन ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसको साइन नहीं कर सकता, चाहे कंपनी के बिहाफ पर चाहे इंडिविजुअल बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट हैगा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की एक कौन पर्सन ऑडिटर नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141(3) द फॉलोइंग पर्सन क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो नीचे मेंशन करे गए पर्सन है वो पर्सन एक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते किसी भी केस में। पहला क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। कोई अगर बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कंपनी हैगी तो वो ऑडिटर नहीं बन सकती है। ए ऑफिसर और अ एम्प्लॉय ऑफ कंसर्न कंपनी, जिस कंपनी का ऑडिट होना है उसी कंपनी का कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ बीइंग अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय है या फिर उनसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, चाहे उनका पार्टनर है चाहे उनके अंडर काम करता है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। अ पर्सन हु और हिज हर रिलेटिव और पार्टनर, कोई ऐसा पर्सन खुद, उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर जो कि क्या हो, इज हैविंग अ इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी अदर सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी गिवन दैट इंटरेस्ट ऑफ रिलेटिव और इन द कंपनी टू द एक्सटेंट फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज इज परमिसिबल। क्या बोला है, चाहे वो पर्सन उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, उनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होने का मतलब शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन जो रिलेटिव हैं उनके लिए एक छूट दी गई है कि वो 1 लाख रुपए तक के शेयर होल्ड कर सकते हैं। 1 लाख से अगर ज्यादा के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकते। सेकंड हैगा ओन्स अ मनी एन अमाउंट टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज। या फिर कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को, उसकी होल्डिंग को या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी की कंपनीज को क्या दे रखा है, 5 लाख से रुपए से ज्यादा का एक तरीके से लोन प्रोवाइड करवा रखा है, तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकते। थर्ड है हैज गिवन गारंटी फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी होल्डिंग फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए की इंडेटनेस की गारंटी दे रखी है किसी थर्ड पर्सन की, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकते। हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि किसी भी तरीके की बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ, तो ऑडिटर नहीं बन सकते। इज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और एनी की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी, किसी भी डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन है उनका रिलेटिव है अगर कोई पर्सन, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता।
is employed full time at some other place or he is a part of firm which is appointed as auditor for more than 20 company। या तो कहीं और पर फुल टाइम वर्क कर रहा है वो पर्सन, या फिर 20 से ज्यादा कंपनियों का मतलब 20 कंपनियों का ऑडिट उसने ले रखा है, तो वो पर्सन इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और फ्रॉड एंड 10 ईयर हैज नॉट बीन पास्ड फ्रॉम सच कन्विक्शन। उसने कोई ऑफेंस करा था जिसके लिए उसे सजा मिली थी और उस सजा को मिले हुए अभी 10 साल नहीं हुए हैं, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। रेंडर एनी सर्विस टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। उसने कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को या उसकी होल्डिंग को किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता आपका। ठीक है, तो ये आपकी 8 ये हैं, 2 ऊपर थे पॉइंट 2-3, तो ये आपकी 10 से 11 डिस्क्वालिफिकेशन है कि कौन पर्सन एक ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैकेशन ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। So if a person is appointed as an auditor and later on found to be disqualified from such position on behalf of disqualification mentioned above, then the person shall vacate the office and such vacancy shall be considered as casual vacancy in office of the auditor। क्या बोला है, किसी पर्सन को आपने ऑडिटर अपॉइंट करा लेकिन आगे चलकर वो ऑडिटर रहने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब जो ऊपर वाली आपको कंडीशंस दी गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, इसमें से कोई कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है उस पर्सन के ऊपर, तो उस केस में उस पर्सन को अपना ऑफिस वैकेट करना होता है, मतलब रेजिग्नेशन, मतलब छोड़ के जाना होगा एक तरीके से ऑफिस, और इस चीज को हम कैजुअल वैकेंसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो एक ऑडिटर होता है वो अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 139(1) एन इंडिविजुअल ऑफ फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एट द फर्स्ट जनरल मीटिंग इन लाइन विद द फॉलोइंग प्रोविजन। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑडिटर है उसे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करा जाता है, लेकिन उसकी भी कुछ प्रोविजंस होती हैं। पहली, द कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। किसी भी पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले उसका रिटर्न कंसेंट कंफर्मेशन मिलना जरूरी है कि हाँ वो ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिलना जरूरी है, और अपॉइंट होने के 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। ये पहली प्रोविजन है। नेक्स्ट है द ऑडिटर रिमेन इन द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। जो पर्सन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पर अपॉइंट करा जाएगा वो पर्सन अगली मतलब 6th एनुअल जनरल मीटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती है, मतलब अगले 5 सालों के लिए ऑडिटर बना रहता है कोई भी पर्सन अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे अपॉइंट करा जाता है। A listed company shall not appoint or reappoint an individual auditor for more than one term consisting of continuous 5 year, an audit firm for more than 2 term consisting of continuous 5 year। क्या बोला है, कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो अपने ऑडिटर को 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल है और अगर कोई ऑडिट फर्म है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। फोर्थ प्रोविजन है मेंबर ऑफ अ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर रोटेशन ऑफ ऑडिटर पार्टनर एंड देयर टीम बिलोंगिंग टू अपॉइंटमेंट ऑडिट फर्म ड्यूरिंग द टर्म टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑडिट बाय मोर देन वन ऑडिटर। क्या बोला है, जो मेंबर होंगे कंपनी के वो ये चीज इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऑडिटर एक टिक कर ना रहे, उसका रोटेशन चलता रहे, रोटेशन का जो प्रोसेस होता है वो चलता रहे और उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम करते रहे। एक के बाद एक ऑडिटर हर साल चेंज होता रहे, लेकिन रोटेशन के बेसिस पर, रेजिग्नेशन के बेसिस पर नहीं। ठीक है, तो वो चीज होती है आपकी, ये प्रोविजन आती है कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की क्या प्रोविजन है, 4 प्रोविजन आपकी आती हैं। अब इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एन ऑडिटर शैल अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द एंडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोला है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट का शेयर होता है उसके अंदर, गवर्नमेंट कंपनी वो है, तो उसका जो ऑडिटर है वो कब से, जब से उनका फाइनेंशियल ईयर बिगन होता है उसके 180 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए। एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी एवरी अदर कंपनी शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी।
अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो अपना जो जब से उसने इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करा है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। दिस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है ये कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं कंपनी के। इन केस ऑफ बोर्ड फेल एन ईजीएम शैल बी कॉल्ड विद इन 90 डेज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अगर बोर्ड 30 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते तो 90 दिनों के अंदर अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। द लॉ इज साइलेंट रिगार्डिंग व्हेन द टाइम लिमिट ऑफ 90 डेज इज रिकॉर्ड, so it is better to take stricter view and interpret that the 90 days limit starts from incorporation rather than expiry of 30 days। क्या बोला है? ये जो 90 डेज गिने जाएंगे ये कब से गिने जाएंगे? जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टाइम मिला था तब के 30 डेज, और बस अब नेक्स्ट 60 डेज के अंदर एनुअल ईजीएम हेल्ड हो जानी चाहिए। Wherefore, a government company, the first auditor shall be appointed by a comptroller and authority auditor general of India within 60 days from the date of registration of company। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो 60 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो 60 दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे। एंड इन केस ऑफ अ फेलियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट अ क्वालिफाइड ऑडिटर विद इन 30 डेज। अगर 60 दिनों के अंदर CAG अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करेंगे अगले 30 दिनों के अंदर। इन केस ऑफ बोर्ड फेलियर द ऑडिटर शैल अपॉइंटेड बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन ईजीएम विद इन 60 डेज। अगर बोर्ड भी नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाता है तो मेंबर ईजीएम के थ्रू ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे अगले 60 दिनों में। ठीक है, तो ये आपके प्रोविजन हो जाते हैं कि एक जो ऑडिटर है फर्स्ट ऑडिटर और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है वो किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, एक गवर्नमेंट कंपनी का और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, अब नेक्स्ट हैगा ऑडिटर रोटेशन का कंसेप्ट। तो एज पर सेक्शन 139(2) अ कंपनी शैल नॉट अपॉइंट एंड रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर और एन ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर। क्या बोला है? कोई भी अगर कंपनी है वो अपने एक ही ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर सकती है अगर एक बार उसका जो टाइम पीरियड है एक इंडिविजुअल के लिए जो 5 साल का है, और अगर कोई ऑडिट फर्म है तो उसके लिए 5-5 साल के 2 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब 10 साल का पीरियड है। उससे ज्यादा टाइम के लिए किसी भी ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। The company is required to hold the reappointment of same individual auditor on audit firm till the 5 year from the completion of their term। उनको उस पर्सन को होल्ड करना ही पड़ेगा अगले 5 और सालों के लिए। एक बार अगर उसका 5 साल का पीरियड ओवर हो जाता है, मान लो कोई ऑडिटर है उसका 5 साल का पीरियड खत्म हो गया, तो अब अगले 5 साल तक उस पर्सन को दोबारा से उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। 5 साल जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद उसके पास दोबारा क्वालिफिकेशन आती है कि वो अपॉइंट किया जा सके। The central government provide the rule relating to rotation of auditor given under section 139(4). 139(4) के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बताया है। तो the audit committee of company is required to recommend the name of individual auditor or the audit firm that would become auditor of company after completion of tenure of present auditor। तो जो कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है नेम किसका? उस इंडिविजुअल का जो अगर जो अभी हमारा प्रेजेंट ऑडिटर है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन ऑडिटर बनेगा, कौन सा इंडिविजुअल बनेगा या कौन ऑडिट फर्म ऑडिटर बनेगी, उसका नाम रिकमेंड किया जाता है। In case of absence of audit committee, the board of directors shall recommend the name to finally decided by member of the company in annual general meeting। अगर कंपनी की ऑडिट कमेटी नहीं है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो नेम रिकमेंड करेंगे, जिसे कौन अप्रूव करेंगे? शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर द ऑडिटर ऑफ ऑडिट फर्म हु इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन नेक्स्ट टर्म शैल नॉट एसोसिएटेड विद द करंट ऑडिटर। जो ऑडिटर का नाम रिकमेंड करा गया है, जो प्रेजेंट वाले का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसका जो नाम रिकमेंड करा गया है वो नाम रिकमेंड ऐसा किया जाना चाहिए उसका जो पुराना ऑडिटर है मतलब जो अभी के टाइम पर ऑडिटर है उससे किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई पर्सनल रिलेशन, किसी भी तरीके से वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए पुराने वाले ऑडिटर के साथ नया वाला ऑडिटर। Any break taken by appointed auditor within the continuous tenure of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation। अगर जो करंट ऑडिटर है वो अपने टर्म के बीच में कोई भी ब्रेक लेता है तो उसे हम एक तरीके से रोटेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
If a partner of audit firm who is in charge of appointment audit firm retire and join any other audit firm, then both the audit firm remain ineligible to be appointed after completion of present tenure. क्या बोला है, अगर कोई ऑडिट फर्म है, मान लीजिए वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रही है, उसके 10 साल पूरे होने में 10 साल पूरे हो गए एक कंपनी के लिए। अब उस कंपनी का पार्टनर इस कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, उसमें ऑडिटर बन जाता है, तो वो दोनों ही कंपनी इनएलिजिबल हो जाती हैं इस कंपनी का ऑडिट लेने के लिए या ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रोविजन थी कि एक जो ये ऑडिटर का रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। ये हो गया आपकी वीडियो का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर से, कि एक ऑडिटर को किस किस तरीके से रिमूव करा जाता है, और इससे आगे का जो भी आपका कंसेप्ट है वो पार्ट कवर करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।